हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे खूबसूरत से चैनल न्यू एजुकेशन में स्वागत है। यदि आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और यदि आपका परीक्षा 18 फरवरी को मैथ का परीक्षा है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आज द्विघात समीकरण के 2 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे, जो कि इस बार जिनकी आने की संभावना पूरी रखते हैं। ठीक है, और इनमें वैसे भी प्रश्न लिए हुए हैं जो पिछले 5 से 10 सालों में बिना वैल्यू बदले हुए, न्यूमेरिकल वैल्यू बदले हुए वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चन को भी करेंगे। और हम आपको ये एक बात बता देते हैं, हो सके तो हर क्वेश्चन के साथ हम ना बोले ये बात, बोले कि जिस भी क्वेश्चन के सामने हम 2026 लिखेंगे तो उन क्वेश्चन को जरूर बारीकी से ध्यान से उनका प्रैक्टिस करके आप परीक्षा में जाएंगे। इसके बिना आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको पाप लगेगा। सीधे बात बोल दे रहे हैं, पाप लगेगा मतलब पाप लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूले हैं उनको एक बार बारीकी से उनसे रूबरू होते हुए अगले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है, द्विघात समीकरण मानक रूप बताते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है। ए जीरो के बराबर नहीं होता, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ए क्यों जीरो के बराबर नहीं होता। और इसमें जो चर है एक्स, उसका अधिकतम घात एक 2 होना चाहिए, और जहाँ जहाँ एक्स होगा उस एक्स का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या बोले तो 0 से शुरू होकर 1 2 3 अनंत तक चलती है। तो चलिए समझते हैं कि ए का मान 0 क्यों नहीं होता है। तो आप इस बहुपद के मानक रूप में देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि हम यहाँ पे ए के मान 0 रख देते हैं, ए के मान, तो इस पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा। 0 जैसे ही बनेगा तो आप देख सकते हैं अब सिर्फ बचेगा हमारा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है तो ये एक द्विघात नहीं होगा, ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। कौन सा कैसा समीकरण बन जाएगा, तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए के मान 0 नहीं होता। इसके शून्य होते हैं अल्फा बीटा। शून्य मतलब कि एक्स का वो मान जिसको एक्स के जगह पे रखने पे उस समीकरण को 0 के बराबर बना देता है। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण के शून्यकों को निकालने का सबसे आसान तरीका होता है द्विघात सूत्र, या फिर जिसे हम सिद्धाचार्य सूत्र कहते हैं। वो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। और यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम डी से सूचित करते हैं, जिसका नाम है विवेककार या फिर विवेचक। ठीक है, ये क्या करता है, ये द्विघात समीकरण के शून्यकों का प्रकृति बताता है। प्रकृति बताता है बोले तो प्रकृति मतलब कि यदि हमारा द्विघात समीकरण है उसके शून्यक या तो वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे, समान मतलब दोनों ही बराबर होंगे, वास्तविक होंगे या फिर असमान होंगे, असमान मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे, या फिर वास्तविक ही नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा तो वैसे में हम क्या कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक है वो क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर कि कब उस द्विघात समीकरण के शून्यकों को वास्तविक और समान, वास्तविक असमान या फिर काल्पनिक बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे, यदि d का मान 0 हुआ तो जो शून्यक होंगे द्विघात समीकरण के वो वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक होंगे समान होंगे। और वो वास्तविक और समान जिसकी सीधे हम वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी बाई 2 से, जहाँ पे b होता है x का गुणांक, यहाँ पे देख सकते हैं b x का गुणांक है, और a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। इससे हम दोनों शून्यकों को निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि d 0 से बड़ा हुआ तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक तो होंगे साथ ही साथ असमान मतलब कि दोनों बराबर शून्यक नहीं होंगे, अलग अलग, एक 2 होगा तो दूसरा 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर d छोटा हुआ 0 से मतलब निगेटिव नंबर हुआ, d की वैल्यू निगेटिव हुई, तो उस समय में हम कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण के जो शून्यक है वो काल्पनिक है, यानी काल्पनिक मतलब कोई भी वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखेंगे, यदि कोई भी द्विघात समीकरण है, ठीक है, जिसके शून्यक और अल्फा और बीटा है, तो हम इस द्विघात समीकरण को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल निकालेंगे जो कि होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे जो कि होता है सी बाई ए। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण निकल जाएगा, जहाँ पे एस जो होता है शून्यकों का योगफल और पी जो होता है शून्यकों का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हमने पूरा द्विघात समीकरण का
जो कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जान लिया है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो लगातार घनात्मक पूर्णांक, जो ये जानकारी दी हुई थी क्वेश्चन में कि घनात्मक पूर्णांक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी पे आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो आधारित होता है। दो लगातार घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 132 है, तो संख्या बताइए। ये प्रश्न 2018, 20, 22 और 23 में आया हुआ है, इसलिए हो सकता है कि इस बार 2026 में देखने को मिले। ठीक है, तो देखिए घनात्मक पूर्णांक है और दो लगातार है। सबसे पहले देखते हैं कि घनात्मक पूर्णांक क्या होता है। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब लगातार घनात्मक पूर्णांक है, दो लगातार। जैसे पहला हमारा घनात्मक पूर्णांक 2 है तो अगला 3, अगर एक हमारा 4 है तो दूसरा 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले कि निकालना है घनात्मक पूर्णांक, तो माना कि पहला घनात्मक पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा घनात्मक पूर्णांक किसके बराबर होगा, x प्लस 1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर हमारा कोई भी घनात्मक पूर्णांक 2 है तो अगला क्या होगा, 3 होगा। अगर कोई भी घनात्मक पूर्णांक 7 है तो अगला कौन सा होगा, 8 होगा। कैसे पता चल रहा है, एक जोड़ने से। यदि हमारा घनात्मक पूर्णांक x है तो अगला कौन सा होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसलिए प्रश्न के अनुसार क्या बोला है प्रश्न, कि दोनों का गुणनफल, दोनों घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 132 है, तो 132 दोनों को गुणा कर दिया तो 132। इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 132 है बराबर कई साइड आएगा तो माइनस 132 होगा, जो कि 0 के बराबर। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब 132 को ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिनको घटाने पे क्या है, एक आए, जिनको घटाने पे एक आए। एक्स का गुणांक क्या है, एक है, तो एक आना चाहिए। तो क्या करेंगे, नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इसका गुणनखंड कीजिए 132 को। तो 2 6 12 1 और फिर 2 के पहाड़ा में 33 और 3 के पहाड़ा में 11। अब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो दो संख्या बनाना है इन चार संख्याओं से, 2 2 3 और 11 से। ऐसे दो संख्या बनाना है जिनको अंतर एक आना चाहिए। यानी हम इन तीनों को उठाएंगे तो 2 दूनी 4 3 12 और 11, 12 और 11 का अंतर एक आ रहा है और गुणा करेंगे तो 132 आएगा ही आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, एक x को लिखेंगे क्या, 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। यहाँ तक सबको समझ आ गया, समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन लेंगे, तो x की पावर 2 में से एक x बाहर आ गया तो बचेगा 1x। यहाँ से x बाहर आ गया 12 में से तो सिर्फ बचेगा 12, और जो यहाँ पे बन गया वही यहाँ पे बनाते हैं तो x प्लस 12। ठीक है, अब इन दोनों से तो हमने ये बना लिया, अब इन दोनों को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -11, यहाँ पे +1 है तो -11 से गुणा करेंगे, और जैसे ही आप एक बनाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं, और ये 0 के बराबर चल रहा है। यहाँ पे x प्लस 12 है, यहाँ पे x प्लस 12 है तो x प्लस 12 फिर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -11 बराबर 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 0, यानी दोनों संख्याएं 0 के बराबर, या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर। लिखेंगे x प्लस 12 बराबर 0 या फिर x माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -12 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 11, और हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा रिजेक्ट करेंगे ये हमें बताएगा ये जानकारी। हमने बोला था कि ऐसी जानकारी जो है उसी पर पूरा प्रश्न आधारित हो रहा है। बोल रहा है घनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घनात्मक मतलब पॉजिटिव, यानी रिजेक्ट करेंगे x वाला जो निगेटिव है और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो x हम किसको माने थे, तो पहली घनात्मक पूर्णांक, और दूसरा क्या था x प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 बराबर 12। ये हमारी दो घनात्मक पूर्णांक है, एक 11 और एक 12, जिनका गुणनफल हमेशा 132 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न। बताना है क्या करना है, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना है, हल करना है। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, 2016 में, 18, 20, 22 और 24, हर 2 साल बार रिपीट हुआ है, यानी इसका मतलब ये 2026 में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। गुणनखंड विधि से हल करना है यानी हम इस बार द्विघात सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, ये खुद बोला है गुणनखंड विधि से। तो हल करेंगे, लिखेंगे हल। ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 मतलब गुणा करने पे x का गुणांक 1 है, 1 गुणे 6 आएगा, यानी 6 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे
जिनके जोड़ने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, जोड़ने पे 5 आ जाए, यानी 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 5x को लिखेंगे -3x और माइनस यहाँ पे 3x और -2x प्लस 6 बराबर 0। समझ आ गया। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे फिर से तो x -3 बचेगा, जो यहाँ पे बन गया वो यहाँ पे लिखेंगे x -3 बराबर 0। यहाँ से ये बन चुका है और यहाँ से अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे x का गुणा किया, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है तो -2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, x-3 यहाँ पे, x-3 यहाँ पे, तो x-3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -2 बराबर 0। दो संख्या का गुणनफल 0 के बराबर, इसका मतलब कि x-3 0 के बराबर या फिर x-2 0 के बराबर। यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ से x का मान 3 और x का मान 2 जो है वो इस द्विघात समीकरण का क्या है, शून्यक है। x क्या बताता है कि इस द्विघात समीकरण का कौन सा हल है या फिर शून्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इसको कैसे हल करना है तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द्विघात सूत्र लिख के क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि आपको याद नहीं है तो याद हो जाएगा। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपन में 2 है। ठीक है, जहाँ पे b होता है x का गुणांक, a x² का गुणांक और c अचर पद जिसमें कोई भी x ना होता है। ठीक है, तो हल करेंगे। यहाँ पे x बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेगा b² -4ac/2 है। ठीक है, इसके बाद इसीलिए x का मान निकालेंगे तो b की जगह पे 3 है, यानी -3 प्लस माइनस √b की जगह पे 3 स्क्वायर -4, a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है -2। साइन के साथ a और b c का वैल्यू, तीनों का वैल्यू रखेंगे और a का मान दिया है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, बटा में 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से x का मान -3 प्लस माइनस 24 प्लस 9 33 बटा में 4 हो जाएगा। क्योंकि ये 33 एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये वर्ग से स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे x का मान हो जाएगा -3 प्लस √33/4 एक हो जाएगा और दूसरा रूट हो जाएगा शून्य हो जाएगा -3 -√33 बटा में 4। ठीक है, ये हमारा बॉक्स से घेर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, इस द्विघात समीकरण का विविधकार बताना है। विविधकार मतलब डी बताना है और साथ ही इसके शून्यकों की प्रकृति। अगर हम डी निकाल लेते हैं तो यही तो बताता है शून्यकों का प्रकृति, कि डी के जैसे ही मान हम निकाल देंगे तो वो बताएगा कि आपका द्विघात समीकरण का जो शून्यक है वो कैसा है। ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डी निकालेंगे, डी का पहले सूत्र लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, डी बराबर b² -4ac। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, साथ ही कॉपी कलम, देखो ये गधा बिना कॉपी कलम के बैठा हुआ है, सो कर बता रहा है, पढ़ रहा है, देखिए पढ़ लो बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए डी का मान, बी का मान यहाँ पे क्या है -4, तो -4 साइन के साथ लेंगे ए बी सी का वैल्यू 4, ए का मान यहाँ पे 1 है और सी का मान है 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 -4 चौका 16, यानी डी का मान यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, ये हो गया डी का मान। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको डब्बे में घेर देंगे, जो भी आंसर आएगा डब्बे में जरूर कीजिए, ताकि उसका वहाँ पे एग्जामिनर को जो है वो अट्रैक्ट करता है कि हाँ इस बच्चे ने आंसर को प्रॉपर तरीके से क्या किया है, बताया है कि ये आंसर है। ठीक है, अब फिर लिखेंगे यहाँ पे रीजन, क्योंकि इसका डी 0 है, इसलिए जो इस शून्यकों की जो प्रकृति है, शून्यकों की प्रकृति जो है वो क्या होगा, वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं समान। क्योंकि यदि किसी भी द्विघात समीकरण का डी 0 हो जाता है तो शून्य जो है वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का 2026 में आएगा, समझ आ गया? तो इसको ध्यान से करके जाना, जो सोया है ना तुमको अलग से बोल रहे हैं। ठीक है, इसको जरूर करके जाना। ठीक,
चलिए ये भी आपके स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 2026 के लिए लिख लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं कितना बार आया है, 16, 19, 22 और 24 लगातार 2 सालों से पूछ रहा है, इस बार 26 में भी पूछेगा यहाँ से। तो एक ऐसा द्विघात समीकरण बताना है जिसके शून्य के 2 और 4 हैं, ठीक है। तो इसका हल करेंगे। हल तो पहला शून्य लिखेंगे, पहला शून्य कैसे पूरा लिखना होगा तब आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, और दूसरा शून्य है 4। तो क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बताना है तो द्विघात समीकरण का पहले सूत्र लिखेंगे। द्विघात समीकरण जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एस योग और प्लस में गुणनफल, गुणनफल किसका गुणनफल और बराबर 0, तो ये शून्यकों का गुणनफल होता है। ये कैसे निकालते हैं? शून्यकों का योगफल मतलब कि साफ समझ आ रहा है कि शून्यकों का जोड़ देना है, और गुणनफल मतलब कि साफ समझ आ रहा है कि शून्यकों का गुणा कर देना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और 4 2 6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसीलिए हमारा द्विघात समीकरण जो होगा वो द्विघात समीकरण जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 6 यानी 6x प्लस गुणनफल कितना है 8 बराबर 0। ये हमारा आंसर होगा, तब आपको पूरा आंसर मिलेगा 2 नंबर। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे फिर से एक बहुत शानदार क्वेश्चन। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है जिसके शून्यकों का योग बताना है और गुणनफल बताना है। तो हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। शून्यकों का योगफल सबसे पहले, शून्यकों का योगफल इसका सूत्र क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है, जहाँ पर बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए, माइनस पहले से है, बी का मान क्या है -3 है, और ए का मान क्या है 1 यानी 3 आ गया। और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल ये होता है सी बाई ए यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा की सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पे जो जिसमें एक्स ना होता है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणा यानी -4। ठीक है, ये रहा आपका एक क्वेश्चन, और ये रहा आपका जिसमें दूसरा वाला पार्ट, ये रहा आपका आंसर। तब ऐसे मिलेगा आपको 2 नंबर। देख सकते हैं 2017, 20 और 23 में रिपीट हुआ है, तो हो सकता है ये 2026 में देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 2 संख्या ज्ञात करने हैं जिसके योग 7 है, शून्यकों का योग नहीं दिया है। 2 संख्या निकालना है जिसके शून्यकों जिसके योग 7 है, यानी जोड़ने पे 7 आ रहा है, और गुणनफल यानी गुणा करने पे 10 आ रहा है। समझ आ गया? तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7 - x हो जाएगी। हो जाए कि नहीं? देखिए अगर आपको समझाएं कि मेरे पास 5 रुपया है नहीं, देखिए समझते हैं, जैसे कि आपके मामा है आपके घर और उन्होंने कुल 10 रुपया दिया, ठीक है, 10 रुपया दिया, ठीक, और बोले कि छोटे वाला थोड़ा सा तुम कम पैसा ले लेना और बड़े वाला तुम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। जैसे कि और यहाँ पे क्या किया, छोटे वाले ने 3 रुपया लिए, तो बचा आपके पास कितना 7 रुपया। कैसे पता चला? तो 10 में से जो लिया है उसको घटाने पे। तो हमने मान लिया कि पहला जो है तुम्हारा छोटा भाई 1 रुपया लिया, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा 10 - x, 10 - 3। उसी प्रकार यहाँ पे कुल 7 रुपया है, 7 रुपया में 3 रुपया तुम्हारे भाई ने ले लिया, 1 रुपया तुम्हारे भाई ने ले लिया, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा 7 - x बचेगा। तो वही हमने लिखा 7 - x। और गुणनफल 10 है, यानी ये हमारा एक पहली संख्या है और दूसरी संख्या ये है, तो गुणनफल इन दोनों का गुणा करने पे 10 के बराबर आ रहा है। इसलिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार x इंटू 7 - x जो होगा वो 10 के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये 7x - x स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। पूरे माइनस साइन से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर - 7x, और ये -10 हो जाएगा, और -10 बराबर कई साइड आएगा तो +10 हो जाएगा यानी 0। आप देख सकते हैं x स्क्वायर का गुणा कि यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे c जो है अचर पद 10 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। यानी ऐसे 2 संख्याओं को तोड़ना है जिसका गुणनफल आ जाए 10 और जोड़ने पे आ जाए 7, यानी 5 और, तो हम क्या करेंगे 5 और 2 संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर तो 10 आएगा और जोड़ने पे 7 आएगा। तो हम लिखेंगे 7x को -5x -2x + 10 बराबर 0। ठीक है ठीक,
यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -5 बचेगा, जो यहाँ पे बन गया वो यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं x का गुणा का -2 है, यहाँ पे प्लस x 1 है तो -2 से गुणा 0 के बराबर। यहाँ पे x -5 है, यहाँ पे x -5, तो दोनों से कॉमन लेंगे तो x -5 हो जाएगा। यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -2। समझ आ गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0, यानी x का मान x -5 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, या फिर x -2 0 के बराबर होगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 5 और x का मान आ जाएगा यहाँ से 2। देख सकते हैं यहाँ पे दो संख्या x के बराबर 5 और x बराबर 2 निकल चुकी है। ठीक है, तो चलिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको पक्का लिख लीजिए 2026 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको माने, आयत की लंबाई को माने x या फिर आयत की चौड़ाई को माने x। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसकी लंबाई, आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, यानी हमारा चौड़ाई 4 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 7 मीटर अधिक, यानी 11 मीटर। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, आधारित, इसकी लंबाई किस पे आधारित है, तो चौड़ाई पे। तो चौड़ाई अगर हमें पता रहेगा तभी तो लंबाई निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे किसको, x, तो चौड़ाई को मानेंगे। समझ आ गया बात। तो हमने माना कि आयत की चौड़ाई जो है वो x मीटर है, x मीटर क्योंकि मीटर में है क्षेत्रफल, इसीलिए लंबाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x + 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 7 मीटर अधिक है। ठीक है, और इसलिए प्रश्नानुसार आयत का जो क्षेत्रफल दिया है वो 60 मीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है x + 7, चौड़ाई है x और लंबाई दिया है 7, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल दिया है 60 के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आया होगा, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो x² + 7x हो जाएगा, +60 है इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0। अब 60, x² का गुणांक 1 है और यहाँ पे -60 है, 1 गुणे -60 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। और 60 का गुणनखंड निकालेंगे दो संख्याओं का ऐसे, जिनका घटाने पे क्या आ जाए 7 आ जाए, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 30 बार में, और यहाँ पे 15 और 3 5 से 15। अब इसको 2 2 3 5 को दो संख्याओं में तोड़ना है, बनाना है, जिसको गुणा करने पे -8 आ जाए और -8 और घटाने पे +7 आ जाए। तो 2 दूनी 4 3 12 और 5 लेंगे, 12 5 तो 60 आ जाएगा, और 12 5 का अंतर कितना है 7 है, तो वो संख्या हमारे पास 12 और 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x², क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे +7 है, यानी बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वो प्लस वाला होगा, यानी 12x हो जाएगा, और यहाँ पे -5x -60 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे दोनों में से x जैसे ही कॉमन लेंगे तो एक x की पावर बाहर आ गया तो बचेगा 1x, और यहाँ पे x बाहर आ गया तो सिर्फ बचेगा 12। जो यहाँ पे बन गया वो यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको बना दिया, अब इसको हम बनाएंगे यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे 5x का गुणा -5 है, यहाँ पे +1 है तो -5 से गुणा कर देंगे ताकि ये बन जाए, और यहाँ पे 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको सोचना नहीं है, वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं x + 12 दोनों में से फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -5 बराबर 0। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 0, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो x + 12 बराबर 0 होगा, या फिर x - 5 बराबर 0 होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -12 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और इनमें से आप बताएंगे किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है। तो देखिए x क्या हमने माना था, तो आयत की चौड़ाई, क्या आयत की चौड़ाई कभी निगेटिव हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो x माना किसकी, विमाय मतलब होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, विमाय मतलब कि उसकी डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, समझ आ गया। तो x किसको माना था, तो चौड़ाई को, तो चौड़ाई जो है वो x आ गया, x बराबर 5 मीटर, इसीलिए लंबाई जो होगा वो क्या इतना होगा x + 7, यानी 5 + 7 बराबर 12 मीटर आंसर। ये हो गया चौड़ाई, लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया। तो एक बार फिर से आपके स्क्रीन पे बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी 2026 के लिए मार्क करके लिख लेंगे। ठीक है देखिए
क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि x प्लस 3 इस द्विघात समीकरण का एक गुणनखंड है तो p का मान बताना है। जो यहाँ पे p है उसका मान बताना है। तो समझ लीजिए, यदि भी कोई x प्लस अल्फा किसी द्विघात बहुपद का वो एक गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर जो यहाँ पे x प्लस p x प्लस अल्फा जो एक गुणनखंड है इस बहुपद का, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 जो है वो एक, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x का मान जो निकलेगा -3 वो इस द्विघात समीकरण का क्या होगा, एक शून्यक होगा। एक शून्यक ये कहाँ से आता है, तो ये आता है द्विघात बहुपद का विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे क्योंकि x बराबर -3 इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है तो x के जगह पे इसको 0 बना देगा। x रखने पे, x के जगह पे -3 रखने पे इस द्विघात बहुपद को क्या बना देगा, 0 बना देगा। शून्य का मतलब यही होता है। तो यहाँ से रखेंगे x जहाँ है वहाँ पे -3 रखेंगे और 2p -3 बराबर 0। x की जगह पे -3 रखते हैं इस द्विघात समीकरण को द्विघात बहुपद को 0 के बराबर बना देगा। -3 का स्क्वायर 9 और -3 और 2 -6 p का p और -3 बराबर 0। 9 में से 3 गई 6 बच गई, 6 - 6 बराबर p। ठीक है, अब -6p को उससे ले जाएंगे तो 6p हो जाएगा, 6 काट देंगे तो यहाँ से p का मान कितना आ गया, 1। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यदि कोई भी द्विघात बहुपद का x प्लस अल्फा यदि एक गुणनखंड है तो x बराबर माइनस अल्फा जो है वो उस द्विघात बहुपद का क्या होगा, एक शून्यक होगा। और जैसे ही हमें शून्यक निकल पता चल गया तो एक जगह पे रखने पे उस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर बना देगा बस, और यहाँ से p का मान हमें निकल गया। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं क्लास में वो आप करके जाएंगे तो हम ये आपको ये आश्वासन देते हैं कि इसके बाद आप कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कहीं से द्विघात समीकरण का फिर से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो लिया गया है वो एक बहुत ही फेमस किताब से ली गई है, लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता। जितने भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे वो भी उम्मीद करते हैं कि कोई शिक्षक ही ऐसा जानता होगा जो उस बुक का नाम जानता होगा, नहीं तो सब इधर से उधर भटक रहे हैं और बच्चों को भी भटका रहे हैं। ठीक है, और हम ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हम देखते हैं, आपको पता ही होगा कि हम पूरे साल नहीं पढ़ाते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तभी हम आपका ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एक साल भटकाएंगे, इधर उधर बच्चे भी भटकेंगे, लेकिन हम नहीं भटकाएंगे। इसलिए हम लास्ट में आते हैं और वही पढ़ा के जाते हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो क्लास के साथ बने रहिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ये है कि मूल समान हो। मूल समान मतलब कि डी का मान 0 होगा। तो डी का मान जैसे ही 0 होगा तो डी का मान 0, क्योंकि डी का मान 0 यहाँ से बी स्क्वायर -4ac का मान भी 0, क्योंकि डी ही होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो यहाँ पे b के जगह पे x का गुणांक k + 1 का स्क्वायर -4, a के जगह पे k + 4 और c के जगह पे 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab माइनस, इसको गुणा करेंगे तो -4k और -16 बराबर 0। इसको गुणनखंड करेंगे, 2k में से 4k गया तो -2k +1 और -16 -15 बराबर 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं 15, दो संख्याओं का गुणा करने पे 15 और घटाने पे 2 आना चाहिए, यानी 5 और 3 का अंतर 2 आता है और 5 और 3 के गुणा करने पे 15 आता है। यानी हम लिखेंगे -2 को -5 के +3 के -15 बराबर 0। ठीक है, ये समझ आ गया ना कैसे सोच पा रहे हैं। तो आप जब भी देखिए तो इसका गुणनखंड कीजिए कि 15 जो है किस किस से कटता है, तो एक 3 और 5 से कटता है, तो क्या 3 और 5 का अंतर 2 आ रहा है, तो हाँ रहा है, और 3 और 5 का गुणा करने पे भी आ रहा है क्या, 15। यहाँ पे देखेंगे कि माइनस साइन करके माइनस करने पे ये आना चाहिए, x का जो गुणांक है 2। ठीक है, तो यहाँ से k कॉमन लेंगे तो यहाँ से k बचेगा और यहाँ से -5 जो यहाँ पे बन गया वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं k का गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से गुणा करेंगे +3 से, यानी ठीक है k - 5 फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा k और यहाँ पे बचेगा +3 बराबर 0। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 यानी ये 0, इसका मतलब k का मान 5 या फिर
k प्लस 3 बराबर 0, यानी यहाँ से k का मान आ गया -3। यहाँ पे दो k का मान आ गया, एक बार k का मान 5 लेंगे और या फिर k का मान -3 रखेंगे, तो इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो हमेशा समान होंगे। ठीक है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि मूल वास्तविक एवं समान है। वास्तविक और समान, इसका मतलब कि d जो है वो 0 के बराबर होता है, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों का प्रकृति बताता है। ठीक है, तो b का मान यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -3 का स्क्वायर -4, a का मान दिया है k और c का मान दिया है +5 बराबर 0। -3 का स्क्वायर 9, -4 5 20 के बराबर 0। 9 बराबर -20 के है तो उधर जाएगा तो +20 के हो जाएगा, और k का मान निकालना है तो 20 से भागा देंगे, यानी 9/20 जो होगा वो k का मान आ जाएगा। यानी जैसे ही आप k का मान 9/20 रखेंगे इस समीकरण में, तो इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वास्तविक होगा, और प्लस में साथ ही वो समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए जो शुरुआत के 5 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं द्विघात समीकरण के, उनसे थोड़ा सा रूबरू होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं कि a b c जो है वो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक एवं a 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा पूरा में पूरा। फिर बोल रहा है विविधकार क्या होता है, तो विविधकार लिखेंगे कि विविधकार जो है वो विविधकार किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों की प्रकृति बताता है। क्या बताता है, प्रकृति बताता है, और इसे d से सूचित किया जाता है। ठीक है, d से सूचित किया जाता है, और d का मान जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac। इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ आ गया। हाँ, तो चलिए फिर से क्वेश्चन करते हैं 2020 का। आप करते हैं, यदि d हो 0 के बराबर हो तो मूल्यों का स्वरूप क्या होगा। द्विघात समीकरण का अगर d 0 हो जाता है तो उसके मूल्यों का जो है शून्यकों का स्वरूप क्या होगा, तो लिखेंगे कि शून्यकों का या फिर मूलों का स्वरूप जो होता है वो स्वरूप वास्तविक एवं समान हो जाता है, समान होता है। समझ आ गया। तो आपको जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर ये द्विघात समीकरण है के शून्यकों के गुणनखंड विधि से। तो हमने इस वीडियो में शुरुआत में ही इसका सॉल्यूशन बता दिया है, तो आप जरूर इससे जाकर देखिए इसी वीडियो में। तो हम इसको, या फिर आपको ये HW है अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ कि द्विघात सूत्र बताना है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। समझ आ गया। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा, बधाई हो। अब इस समीकरण का विविधकार निकालना है, मतलब कि d निकालना है, और ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d निकालते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसीलिए d बराबर, b का मान क्या है, x का गुणांक है। x का गुणांक क्या है, 7 नहीं -7 है। साइन के साथ लेना है a b c का मान, -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। ठीक है, यहाँ से d निकालेंगे तो -7 का स्क्वायर 49, -4 दूनी 3 का 24, यानी 25 आएगा। ये रहा आपका आंसर। हाँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बैठ के पलंग मत तोड़िए, साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने द्विघात बहुपद के लेक्चर में करा दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर खुद प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे HW। अगला क्वेश्चन करते हैं 2022 का है कि वास्तविक एवं समान मूल्यों की शर्त लिखिए। यदि किसी द्विघात बहुपद का वास्तविक एवं समान मूल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि d का मान 0 होता है। यहाँ से लिखेंगे कि d जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। समझ आ गया। ये आपका यहाँ से 2 नंबर मिलता है। समझ आ गया। तो आप क्वेश्चन
करके ये पता लगा पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता है द्विघात समीकरण का, बहुत आसान होता है, आप खुद करके देख पा रहे होंगे साथ ही साथ वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पूरा समझ आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन और हर एक कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए 2023 का क्वेश्चन करते हैं कि ये हमारा द्विघात बहुपद समीकरण है कि गुणनखंड विधि से निकालना है। द्विघात सूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे खुद बोला है, जो बोला है उसी को करना है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी दोनों को गुणा करने पे 2। आप यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि गुणा करने पे 2 आ रहा है, मतलब कि जब भी दो संख्याओं को गुणा करें, एक्स स्क्वायर का और जो अचर पद है दोनों को गुणा करें और वो संख्या जो है वो छोटी आ रही है जो निकालना है, प्लस करके जो एक्स का गुणांक है उससे छोटी आ रही है, यानी एक्स का गुणांक जो है वो बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो 2 है, जो अचर पद है, उसी का हम दो गुणनखंड करेंगे। एक तो वो संख्या खुद होगी और एक होगा। हमने क्या बोल दिया समझते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या है 3 जो है वो 2 से बड़ा है, x का गुणांक जो है वो गुणा करने पे 4 अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणन करने पे क्या उससे बड़ा है x का गुणांक। तो हम उन दोनों संख्याओं को कैसे तोड़ेंगे, तो उसी संख्या का जो हमने संख्या निकाला है उसको 1 और 2 में तोड़ेंगे। एक होगा और वो संख्या खुद होगा, यहाँ पे 2 है और इसको 1 और 2 में तोड़ेंगे, ठीक है। आप ये हमेशा ट्रिक याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पे x प्लस 1 फिर से लिखेंगे, भी जो यहाँ लिखा होता है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा प्लस 2 से। x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, मतलब कि x प्लस 1 0 के बराबर हो या फिर x प्लस 2 0 के बराबर हो। यहाँ से x का मान आ जाएगा -2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा -1। बात समझ आ गई, यह हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे एक ही समझिएगा कि दोनों को गुणा करने पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करने पे जो संख्या आएगा वो अगर एक्स के गुणांक से छोटा आएगा तो उस संख्या को क्या करेंगे, एक और वो खुद संख्या में यहाँ पे एक्स को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मूलों के योग एवं गुणनफल का सूत्र लिखना है। तो अल्फा प्लस बीटा किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग होता है -b/a और किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है c/a। समझ आएगा, ये आपका यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। हाँ, तो चलिए 2024 का प्रश्न करते हैं। विविधकार का सूत्र निकालते हैं। तो विविधकार को d से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बोला नहीं है कि गुणनखंड विधि से निकालना है या फिर द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है x - 2 का होल स्क्वायर पे। तो हमने आपको द्विघात बहुपद में बताया था कि यदि किसी भी द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण जो है वो किसी का पूर्ण वर्ग होता है तो उसके d जो है वो 0 के बराबर होता है और d 0 के बराबर होता है तो इसको दुनिया शून्य क्या होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। यानी यहाँ पे x - 2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी x का मान 2 होगा और यहाँ पे दोनों ही x बराबर 2 और यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं बताना है, पूरा पर क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे या फिर क्या करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, तो देखिए x² - 4x को कैसे लिखेंगे, गुणा करने पे क्या आएगा 4, यानी दो संख्या का गुणा 4 आना चाहिए, जोड़ने पे 4 आना चाहिए। तो ऐसा एक ही संख्या होता है 2 और 2, गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे भी 4 आता है। तो -2x प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 2 और यहाँ पे x - 2 हो गया तो यहाँ पे x - 2 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे लिखते हैं वही लिखते हैं हम यहाँ पे बिना सोचे समझे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे -2 है तो -2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे x - 2, यहाँ पे x - 2 कॉमन लेंगे और फिर बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे -2 बराबर हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों ही x का मान 2 और x का मान दोनों 2 आ रहा होगा। समझ आ गया, ये आपका आंसर। ऐसे करना है प्रॉपर तो 2 नंबर मिलेगा। ये हमने आपको बताया है शॉर्ट ट्रिक के लिए, शॉर्ट ट्रिक। हाँ, तो चलिए 2025 का क्वेश्चन है, ताजा पिछले वर्ष का ही, कि द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखिए। तो द्विघात समीकरण का परिभाषा होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ a, b, c जो है वो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं
होती है तथा a 0 के बराबर नहीं होता एवं x का अधिकतम घात 2 होता है। समझ आ गया? तब आपको कंप्लीट 2 नंबर मिलेगा या आप इतना लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये 2026 के लिए लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, द्विघात समीकरण है के मूल्यों का सूत्र निकालना है तो लिखना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। पीछे द्विघात समीकरण का हम आप लोग को बोल दिए हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि फिर से द्विघात समीकरण का दोबारा वीडियो को इनसे सर्च करना नहीं पड़ेगा और ना ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग से एनसीईआरटी का भी नहीं करना पड़ेगा। आप हमारे क्लास के सभी क्वेश्चन करके जाते हैं तो